कि स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ स्टेट दैट फॉर एनी टू मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given light beam, and the incident ray, the refracted ray and the normal to the surface carrying the two media lie in the same plane. मतलब इसका क्या हुआ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मान लिया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आई इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ आई कोण बनाया, रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये आर कोण बनाया। तो दोनों का साइन यानी साइन आई बटे साइन आर क्या देगा, कांस्टेंट म्यू देगा। इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ, साइन आई बटे साइन आर, कांस्टेंट आर दिया है। आई द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए इसमें आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, एंड इज डिनोटेड बाई म्यू। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए लेंस फार्मूला है, इसी चीज़ को फिर से लिखा गया, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना। ये लेंस फार्मूला है। कैसे डिफाइन करते हैं लेंस फार्मूला को, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए इससे संबंधित अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये मेरा न्यूमेरिकल है, पढ़िएगा क्वेश्चन और इसको समझिएगा। न्यूमेरिकल है, ए नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस होगा ये, फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। मतलब कि 45 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका इमेज 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है लेंस से, ऑफ द लेंस, है ना। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कहता लेंस किस प्रकार का होगा, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ निकालने के लिए कह रहा, और अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज निकालने कह रहा। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला और उसके अनुसार काम करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या जानते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए इसको ऐसे लिख दिया है ना, 1/f तो ठीक है, लेकिन हम इसको u को ऐसे लिख दिया है बुक में, है ना, 1/e माइनस u 1/u से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/f इक्वल टू माइनस 1/u और 1/v यहाँ आ गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस 45 लिए क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, लेफ्ट साइड रखते हैं इसलिए नेगेटिव, v को यहाँ पॉजिटिव ले लिया गया, ठीक है। तो माइनस क्या देगा, प्लस 1/45, 1/90 का एलसीएम 90 देगा, 45 दूनी 90, 2 कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 3 90, तो ये काट छट करके 1/, आ गया 30, यानी इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फोकस लेंथ f का मान 30 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंस द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो लेंस इज कन्वेक्स लेंथ। फोकस लेंथ चूँकि पॉजिटिव है ना, इसलिए कैसा देगा, फोकस लेंथ पॉजिटिव किसका आता है, कन्वेक्स का। कन्वेक्स फोकस लेंथ ऐसा होता है ना, इसलिए इसका फोकस लेंथ पॉजिटिव। तो ये चीज़ है। अब आ जाइए मैग्नीफिकेशन के सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट या नहीं सॉरी इमेज का हाइट पता कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या जानते हैं, v/u, और एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोनों फॉर्मूला लगा दिए, देखिए यहाँ पे v/u, तो v तो जान रहे थे 90 है, u माइनस 45 काट दिए तो मैग्नीफिकेशन m का मान -2 आ गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला m का जानते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से कैलकुलेट कर दें, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू 2, तो क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और कितना है, -2 है मैग्नीफिकेशन का मान, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है तो -10। -10 का मतलब क्या हो गया कि साइज ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर का है लेकिन उल्टा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी आपका, देखिए दिख रहा होगा, द इमेज ऑब्टेन्ड विथ ए कन्वेक्स लेंस इज करेक्ट एंड इट्स इरेक्ट है एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज मिल रहा है वह 4 गुना है ऑब्जेक्ट के लेंथ से, है ना। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, यानी कि
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और v का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। मान लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है, तो इमेज का हाइट 4x बोला गया जैसा क्वेश्चन में, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मान लिए। तो मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे लगा दिया, फॉर्मूला हम पुट कर दिए, तो क्या हो गया देखिएगा, 4x बटे एक्स, एक्स कट गया, मैग्नीफिकेशन एम का मान 4 आ गया। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, v बटे यू बराबर 4, ये v बराबर 4u होगा। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1 माइनस यू प्लस 1/v, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f भी लिख सकते हैं। तो v कितना है, v रहने दीजिए, है ना, नहीं b बराबर 4u लिख देना, है ना, b की जगह पर तो अभी लाया ना, b इक्वल टू 4u है, तो पुट कर दीजिए। तो 1 बराबर 1/4u माइनस 1/u तो 1/f, f 20 दिया हुआ है, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 4u, ये 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/20। कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, -3/4u इक्वल टू 1/20। इसीलिए 4 इंटू यू बराबर कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए -60, u का मान -15 सेंटीमीटर, तो u बराबर -15, तो v बराबर, क्योंकि v बराबर 4u लाए हैं, तो -60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया, -15, और इमेज भी -60। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों माइनस में इन द सेम साइड में बन रहा है, इसी साइड में इमेज बन रहा है ना। तो दस ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर बोथ इन फ्रंट ऑफ द लेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हम लोग को देख पढ़ना इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो देखते हैं हम लोग क्या है लीनियर मैग्नीफिकेशन और किस तरह से हम लोग मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये अनुपात है किसका, द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को ही लीनियर मैग्नीफिकेशन डिफाइन करते हैं। h मान लिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश मान लिए साइज ऑफ इमेज, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा h डैश बाई h। लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब देखते हैं u और v के टर्म्स में लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन होता है। फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन अ रियल इमेज इज फॉर्म, कहता है कि जब वास्तविक इमेज बनता है तब द रियल इमेज a डैश b डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी फॉर्म्ड बाई ए कन्वेक्स लेंस इज शोन इन फिगर। तो ये हो गया हमारा, देखिए ए बी, मान लिया ए है, ये बी है, और ये इसका आया इस तरह से रे, और इसका इमेज इस तरह से बन गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ए बी और एक सी। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, देखिए ए डैश सी और ये बी डैश। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दीजिए। तो देखिए ये साइड हुआ एक और एक ये साइड हुआ, है ना, दोनों का रेशियो सेम कर दीजिए। तो ए डैश बी डैश, देखिए लिखा गया ए डैश बी डैश बटे ए बी, और उसी तरह से ए डैश सी बटे ए सी, ए डैश सी बटे ए सी। तो ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, तो इसको एच डैश लिखेंगे, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एच लिखेंगे, और सी ए क्या है, सी ए डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस है, तो वी लिखेंगे, और ये चूँकि क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू लिखेंगे। तो देखिए क्या आ गया, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए आ गया ना, मैग्नीफिकेशन एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू, है ना। अब चूंकि एच डैश हमारा कहाँ बन रहा था, देखिए फिगर में एच डैश जो है नीचे बना है ना, इसलिए इसको माइनस लेना होगा।
ये चूँकि लेफ्ट साइड है इसलिए u भी माइनस होगा, इमेज डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये राइट साइड है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो देखिए मेरा मैग्नीफिकेशन बन के क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एच डैश बाई एच इक्वल टू वी वाई माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू वी वाई यू है ना। नेक्स्ट आगे देखिए हम लोग देखते हैं 10 कन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म है ना। अब कन्वेक्स में ही देखते हैं जब वर्चुअल इमेज बनता है तब क्या होगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या होगा कि वी भी यू भी निगेटिव और वी भी निगेटिव। वर्चुअल क्या इस केस में इधर बनता है इमेज है ना, जब वर्चुअल कब बनता है, जब यहाँ पे रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज यहाँ पे इस तरह से बना था, देख लीजिएगा इमेज फॉर्मेशन। तो इस केस में u भी निगेटिव हो जाएगा, v भी निगेटिव हो जाएगा है ना। अब जब दोनों निगेटिव पुट कर दीजिएगा तो ये मेरा मान पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इरेक्ट है ना, ये जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये केस में कह रहा मैग्नीफिकेशन फॉर कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। फॉर कनकेव लेंस के केस में देखते हैं, कनकेव लेंस ऐसा होता है ना फॉर वर्चुअल इमेज के केस में इसमें भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव देगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। 10 मैग्नीफिकेशन फॉर कनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम लोग देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v। u और v के टर्म्स में लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या मान आता है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -1/u + 1/v = 1/f। अब इसमें क्या किया गया, देखिए u से भागा दे दिया गया, यहाँ पे u से भागा दीजिएगा, -1/u + 1/v बराबर 1/f। u से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, u/u प्लस u/v इक्वल टू u/f। ये कट गया, क्या हो गया, -1 + u/v इक्वल टू u/f आया। देखिए यहाँ पे u/v, अब ये -1 को इधर ले जाकर जोड़ दिया है तो क्या हो गया, u/v इक्वल टू u/f + 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, u + f, तो u + f बाई f, u/v देखिए यहाँ पे क्या आ गया, u/v इक्वल टू u + f डिवाइडेड f है ना। तो हमारा निकल गया यहाँ से m, क्योंकि मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या जानते हैं, v/u, ठीक है। और ये m हम इसको बोल दिए v/u, इसलिए m बराबर हमारा इतना आ गया, देखिए v/u बराबर इतना आ गया, और इतना बराबर मैग्नीफिकेशन m होता है, इसलिए m बराबर इतना हो गया, इसलिए m इक्वल टू f/u + f। यानी यहाँ पे मैग्नीफिकेशन किसके रिस्पेक्ट में आ गया, तो फोकस लेंथ f और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के टर्म में। यहाँ पे शुरू में ही बोला गया था क्या, मैग्नीफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू u एंड f, तो आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट है आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। फिर अगर v और f के रिस्पेक्ट में हम लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, तो चूंकि फॉर्मूला क्या जानते हैं, -1/u + 1/v = 1/f। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई v। इस बार हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए थे, u से, इस बार v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -v/u + 1 इक्वल टू 1/f। अब इस 1 को इधर भेज दीजिए, अरेंज कर दीजिए इसको है ना, सीधे इसको ऐसा कर दीजिए, सॉरी इधर हम लोग v से गुना किए, इधर भी v से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको आप अरेंज कर सकते हैं आसानी से। इसको ऐसा कीजिए, इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए है ना, e इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 - v/f इक्वल टू v/u।
और V/U का क्या जानते हैं, मैग्नीफिकेशन m, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू क्या आ गया 1 - V/f। अब 1 - V/f को क्या लिख सकते हैं, f - V/f, इसलिए m इक्वल टू इतना हो गया f - V/f। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे क्या पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पावर ऑफ ए लेंस, यानी लेंस का क्षमता है ना, लेंस का क्या पावर है। तो देखिए पावर ऑफ ए लेंस में पावर किसको पहले कैसे डिफाइन करते हैं पावर को। तो पावर के बारे में कहता है द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना, लेंस की वह क्षमता जिसके तहत वे बीम को या तो कन्वर्ज कर दे या फिर डाइवर्ज कर दे, है ना। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल ऑन द लेंस एक्सप्रेस्ड इन मीटर, है ना। पावर कैसे डिफाइंड है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से, और वो भी किस में, मीटर में। तो मीटर में रहेगा तब, अगर सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला 100/f इन सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ये मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2, और पावर p चूँकि इक्वल टू होता है 1/f, है ना, और 1/f इक्वल टू इतना था फॉर्मूला का मान, तो 1/f इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा, पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, और p इक्वल टू 1 डायोप्टर इफ f इक्वल टू 1 मीटर। Thus the power of lens is 1 diopter if its focal length is 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। तो चलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है फिजिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट विद इन ए मीडियम, किसी भी माध्यम में कंप्लीट रिफ्लेक्शन जो रेखा का होता है, रे का होता है, सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम, मतलब कि जिस मीडियम में जा रहा है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम से कम हो। अगर यहाँ से 100% जा रहा है तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद 100% ही मिले, मतलब कि ये जो सरफेस है उसके द्वारा इस रे का कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं किया जाना चाहिए। इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सरफेस भी एक्यूरेट होना चाहिए, सरफेस भी एकदम प्लेन होना चाहिए। तो देखते हैं किस मटेरियल में हमको ये घटना देखने के लिए मिलता है ना। तो सरफेस बैक इनटू मीडियम, द फेनोमेना अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सर्टेन लिमिट्स एंगल कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर ये तभी संभव है जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। इन जनरल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया when a ray of light in a medium of higher index of refraction approaches the other medium, है ना, at the angle of incidence greater than the critical angle। कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंस एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तभी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। कहता कि फॉर वाटर एयर सरफेस, वाटर और एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 48.5 डिग्री, बिकॉज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ द क्रिटिकल एंगल हैंस द एंगल ऑफ टोटल इंटरनल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कहता है नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कुछ कंडीशन है। तो पहला कंडीशन कहता है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में
गतिमान होना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर द टू मीडियम, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टू, मतलब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल का मान ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। कहता है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, है ना। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म कैन बी यूज्ड एज ए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। कहता है ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की तरह काम करता है ना। इन पेरियोस्कोप वी यूज द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म which turns the ray through 90 degree. The prismatic binoculars we use the prisms which turns the ray through 180 degree. यानी पेरियोस्कोप जो होता है, देखिए पेरियोस्कोप ऐसा होता है, पनडुब्बी वगैरह में ये लगाया जाता है, ऐसा होता है पेरियोस्कोप। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना, 8वीं कक्षा के स्टूडेंट इसको बनाते हैं। यहाँ पे लगा रहता है इस तरह से मिरर, और यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है। यहाँ से जो भी रे आता है रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वर के आँख तक पहुँचता है ना। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। पनडुब्बी वगैरह में देखने के लिए यूज करते हैं, या फिर जो डिफेंस के वज्रवाहन वगैरह होता है उसमें भी लगा रहता है ना। ये पेरियोस्कोप नीचे से आदमी बैठा रहता है गाड़ी के अंदर और देखते रहता है बाहर कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहा, कोई हथियार तो नहीं रखे हुए हैं, या ऑब्जर्व करते रहता है। सुरक्षा के पर्पज से इसका यूज किया जाता है। द फेस ऑफ डायमंड्स आर गिवन कट सच दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गिव द डायमंड ब्रिलियंस। कहता है उसको इस तरह से काटा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को वो दे और वो ज़्यादा चमके। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक नया चीज़ आ गया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक तरह का फाइब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हमारा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करता है। और आप जो ये कम्युनिकेशन का जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही हो रहा है। 2G, 3G, 4G, 5G ये जो आ रहा है कम्युनिकेशन वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही आ रहा है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, देखेंगे आगे ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित कुछ पॉइंट्स। नेचुरल फिनोमिना लाइक मिराज एंड लूमिंग आर ऑब्जर्व ड्यू टू TIR, है ना। तो TIR फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, देखते हैं कभी कभी रोड पर जाते हैं तो बहुत चिलचिलाता धूप होता है, लगता है कि आगे चमक रहा है रोड, वहाँ पानी है, लेकिन होता नहीं। जब गाड़ी पहुँचता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बहुत तेज़ी में रिफ्लेक्ट करता है और हम लोगों को लगता है कि वो पानी है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया, देखिए आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। क्या ऑप्टिकल फाइबर, तो समझिएगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर इज एन एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ वेरी फाइन quality glass quartz coated with a thin layer of material of refractive index less than the refractive index of the strand, है ना। मतलब कि ग्लास का बना होता है ना। फाइन क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज, ग्लास और क्वार्ट्ज का पतला नुमा एक ही होता है, उसके ऊपर बहुत सारा कवर लगा रहता है। द थिन फाइबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। जो ऑप्टिकल फाइबर का जो पतला फाइबरस स्ट्रक्चर होता है उसको कोर कहते हैं। द कोटिंग और सराउंडिंग लेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज क्लैडिंग। जो कोटिंग रहता है इस तरह देखिए बहुत सारे लेयर में रहता है, इस तरह से इसके ऊपर, समझे, इसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑफ ए टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर इज 1.458 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.458 होता है एंड दैट ऑफ क्लैडिंग इज 1.440 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.440 होता है। द ऑप्टिकल फाइबर इज इनक्लोज्ड इन प्लास्टिक जैकेट टू प्रोटेक्ट इन फ्रॉम एनी डैमेज। ऑप्टिकल फाइबर को प्लास्टिक के जैकेट में रखा जाता है
जो उसको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। द स्लीव कंटेनिंग अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप। और एक स्लीव होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर बंडल के रूप में रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज शोन इन फिगर, देखते हैं आगे फिगर में। तो देखिए अभी तक आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, अब हम आपको सीधा समझाते हैं। आप कभी मेला में या कभी बाजार गए होंगे तो देखते होंगे रोड पे खिलौना बेचते हुए। उस खिलौना है, इसमें एक लाइट लगा हुआ है, नीचे से एलईडी जल रहा है 3-4 कलर का, इसमें इस तरह से फाइबर नुमा स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, इस तरह से। और ये टिमटिम तारा की तरह चमकता है, कब? जब यहाँ पे लाइट जलाता है तो ये जो पतला पतला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। रोड किनारे भी देखते होंगे ऑरेंज टाइप का गोल लपेट के फेंका हुआ रहता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। जो आज जितना भी कम्युनिकेशन एडवांस हो गया है, तो वो पहले कॉपर का तार चलता था, है ना, BSNL वाला, अब वो हट गया तो उसके जगह पे ये ऑप्टिकल फाइबर ले लिया है। इससे कम्युनिकेशन काफ़ी तेज हो चुका है ना। चलिए देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे वर्क करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। वर्किंग क्या है, तो व्हेन लाइट फॉल्स एट वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू द फाइबर। मतलब कि इसका प्रिंसिपल देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। एक एंड पे जब लाइट इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है दूसरे एंड में, फिर ये इस तरह से लाइट चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता चुके कि अगर 100% इंसिडेंट हो रहा तो 100% रिफ्रैक्ट होगा। द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग फाइबर एंड कोटिंग एट द एंगल विच इज, आगे देखिए, greater than the critical angle. The total internal reflection takes place time and again shown फिगर में दिखाया गया। The light travels the entire length of the fiber and arrives at the other end of the fiber without any loss in its intensity even if the fiber is rounded or curved. कहता कि फाइबर गोल घुमा हुआ हो, सीधा हो, जैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो भी लाइट ट्रेवल करेगा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसी प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से इसका एनर्जी 100 है तो यहाँ पे किसी तरह का लॉसिंग नहीं होगा, यहाँ भी 100 ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, यहाँ भी 100 ही ट्रांसफ़र होगा। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। और ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार से ही आज कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट हो गया, इतना तेज़ हो गया। पहले क्या था कि एक कनेक्शन लेने के लिए BSNL को एप्लीकेशन लिखना पड़ता था, पैसा जमा करना पड़ता था, 6-6 महीना बाद फ़ोन का कनेक्शन आता था। लेकिन आज के सिस्टम क्या इतना फास्ट हो गया कि आप 10,000 दीजिए, मोबाइल खरीदिए और तुरंत सिम का कनेक्शन आपका चालू हो गया। तो ये इतना फास्ट होने का मेन मकसद क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर। यही ऑप्टिकल फाइबर जो है कॉपर वायर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर वायर में क्या था, चोर जो है चुरा लेता था, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर को चोर चुरा नहीं सकता है, क्योंकि चुराएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टांगना टांगेगा, है ना, कपड़ा टांगने के लिए रस्सी की तरह यूज करेगा, है ना। और कॉपर वाला में क्या था, उसको जला करके गला करके उसको तांबा के भाव में बेच देता था। तो ये चीज़ इसका खासियत है। तो सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखे हैं आप लोग और कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।